नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 10th बायोलॉजी का पहला चैप्टर जय प्रक्रम के शोषण वाले भाग से संबंधित टोटल 70 VBI वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने वाला हूं, जिसे जानना आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। दोस्तों, क्लास 10th बायोलॉजी का पहला चैप्टर जय प्रक्रम के शोषण वाले भाग से संबंधित यह हमारा पार्ट 5 वाला वीडियो है, जिसमें हमने टोटल 70 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न शामिल किया है। इसके पहले भी मैंने इसी चैप्टर से संबंधित पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक वीडियो बना चुका है। अगर आप लोगों ने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग जरूर से उन सभी वीडियो को क्रमबद्ध रूप से देख लीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को 180 से आगे के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उन्हीं के बारे में बताऊंगा। तो चलिए यहाँ पर हम सभी 181 नंबर के सवाल पर आते हैं। दोस्तों, यहाँ पर 181 नंबर के सवाल में पूछा जा रहा है, पादपों के लिए शोषण किस प्रकार की प्रक्रिया है। आप सभी को बताना है कि पादपों के लिए शोषण किस प्रकार की प्रक्रिया है। आपके ऑप्शन है निर्माणात्मक, अपचयनात्मक, रचनात्मक या फिर विघटनात्मक। सही आंसर यहाँ पर क्या होगा आप सभी बताएंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पादप जगत के अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं उन्हें कहा जाता है पेड़ पौधा, अर्थात पादप जगत का निर्माण पेड़ पौधे एवं वृक्षों की सहायता से होता है। पादप जगत में आने वाले जो जीव होते हैं वो होते हैं पेड़ पौधे। तो आप लोगों से कहा गया है कि पादपों के लिए अर्थात पेड़ पौधों के लिए शोषण किस प्रकार की प्रक्रिया है। यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है, आप सभी बताएंगे सही ऑप्शन। दोस्तों, जिस प्रकार से जीव जंतुओं के शरीर में शोषण क्रिया में ग्लूकोज का विघटन होता है, ग्लूकोज का विखंडन होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, ठीक इसी प्रकार से दोस्तों पादप जगत में आने वाले जो पेड़ पौधे होते हैं उनके शरीर के अंदर भी ग्लूकोज का विघटन होता है, ग्लूकोज का विखंडन होता है। तो आप समझ पा रहे हैं कि जब पादप जगत के पेड़ पौधों में जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा, ग्लूकोज टूटेगा, ग्लूकोज का विघटन होगा, तो इसका मतलब यह है कि यह एक प्रकार की कौन सी प्रक्रिया है, यह एक प्रकार की विघटनात्मक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया? विघटनात्मक है, याद रखेंगे विघटनात्मक प्रक्रिया है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आप सभी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए 182 नंबर के सवाल में आते हैं। जिस प्रकार से दोस्तों हमारे शरीर में, हम जैसे जंतुओं के शरीर में, हम जैसे मानवों के शरीर में जिस प्रकार से ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, जिस प्रकार से ग्लूकोज टूटता है, ठीक इसी प्रकार से दोस्तों पेड़ पौधों के शरीर में भी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज अपने सरल अवयवों में टूटता है। टूटने के कारण ही हम कहेंगे कि पादपों के लिए शोषण एक प्रकार का विघटनात्मक प्रक्रिया है। कौन सा प्रक्रिया? तो विघटनात्मक है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें कहा गया है पादपों में शोषण की तीव्रता अधिक होती है। पादपों में शोषण की तीव्रता कब अधिक होती है, किस पर अधिक होती है? ठंडे तापमान पर, उच्च तापमान पर, अंधकार में या जल की कमी में? 182 का सही आंसर आप सभी बताएंगे। बाबू, पेड़ पौधों में शोषण की तीव्रता कब अधिक होती है? ठंडे तापमान पर, उच्च तापमान पर, अंधकार में या फिर जल की कमी में? तो सही आंसर 182 का हो जाएगा हमारा उच्च तापमान में। जब पेड़ पौधों को पर्याप्त रूप से तापमान मिलता है, पर्याप्त रूप से इन्हें ताप मिलता है, तो दोस्तों उस स्थिति में शोषण की तीव्रता बहुत ही तेजी से होती है, बहुत ही अधिक होती है। इसलिए 182 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि उच्च तापमान पर, याद रखेंगे। ठीक है, उच्च तापमान पर पेड़ पौधों को पर्याप्त मात्रा में सूर्य की प्रकाश मिल जाती है, सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए शोषण की तीव्रता बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अगले नंबर के सवाल में। अगला सवाल है बाबू,
कौन सा पौधा अवायवीय शोषण करने में सक्षम होता है? आप सभी को उस पौधे का नाम बताना है जो अवायवीय शोषण करने में सक्षम होता है। आपके ऑप्शन है गेहूं, चावल, मक्का, मटर। इन चारों में से सही ऑप्शन आप सभी को बताना है। बताइए तो इन चारों में से सही ऑप्शन क्या होगा? इन चारों में से ऐसा कौन सा पौधा है जो कि अवायवीय शोषण करने में सक्षम है। ठीक है, तो 183 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चावल। याद रखेंगे, चावल एक ऐसा पौधा है जो कि अवायवीय शोषण करने में सक्षम है। इसके अंदर अवायवीय शोषण का समर्थ है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आप सभी याद रखेंगे। चावल को अगर आप पानी में भी रख दें, चावल का जो पौधा है, चावल को नहीं, चावल के पौधे को हम यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, अगर बाबू चावल का पौधा यानी कि धान पानी में भी रह जाएगा तो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, क्योंकि उसमें अवायवीय शोषण की क्रिया होती है। बात आया समझ में? चलिए 184 नंबर के सवाल में आते हैं। देखिए, इसमें कहा गया है शोषण के किस चरण में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित नहीं होती है? बताइए, शोषण का ऐसा वो कौन सा चरण है, ऐसा वो कौन सा स्टेप है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकलता है? आपके ऑप्शन है ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स चक्र, पाइरूवेट अपघटन या ईटीसी। 184 का करेक्ट आंसर क्या होगा आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 184 का सही आंसर होगा हमारा ग्लाइकोलाइसिस। क्या होगा? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में बिल्कुल भी कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण नहीं होता, बिल्कुल भी कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होता। किसका निर्माण होता है? तो दोस्तों 3 कार्बन वाले 2 अणु पाइरूवेट का निर्माण होता है और ऊर्जा के रूप में 2 ATP अणु का निर्माण होता है। आप सभी याद रखेंगे किस प्रक्रिया में? तो दोस्तों ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में। तो सही आंसर होगा 184 का हमारा ऑप्शन नंबर ए, आप सभी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है पत्ती के 1 वर्ग मिलीमीटर सतह पर कितने स्टोमेटा होते हैं? यही आप सभी को बताना है। बताइए तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? पत्ती के 1 वर्ग मिलीमीटर सतह पर कितने स्टोमेटा होते हैं? स्टोमेटा कहने का मतलब रंध्र। दोस्तों जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना, पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो छोटे छोटे छेद होते हैं, उन्हीं को कहा जाता है अंग्रेजी में स्टोमेटा। तो आप सभी को बताना है कि पत्ती के 1 वर्ग मिलीमीटर सतह पर कितने स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा की संख्या आप सभी को बताना है। तो सही आंसर 185 का हो जाएगा हमारा 50 से 300 तक। 185 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 185 का करेक्ट आंसर होगा 50 से 300 तक। ऐसे दोस्तों वास्तविक तौर पर लिया जाता है 50 से 200 तक। कितना? 50 से 200 तक है। तो यहाँ पर जानते हैं हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर बी को ले लेंगे, इसको ले लेंगे 50 से 200 तक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा हमारा। इसको आप नहीं लीजिएगा, ठीक है, इसको आप नहीं लीजिएगा। समान रूप से पत्ती के 1 वर्ग मिलीमीटर सतह पर 50 से लेकर 200 तक स्टोमेटा होते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, आप सभी याद रखेंगे। ठीक है, आइए 185 के बाद हम यहाँ पर चलते हैं 186 नंबर के सवाल में। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 186 नंबर के सवाल में क्या बताया जा रहा है। इसमें बताया जा रहा है बीज के अंकुरण के समय शोषण की आवश्यकता होती है। बीज के अंकुरण के समय शोषण की आवश्यकता किसके लिए होती है? आपको यही बताना है। विकास के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए, जल संश्लेषण के लिए, कोशिका विभाजन के लिए। बताइए तो सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन 186 का आप लोगों को बताना है। 186 का जो सही आंसर होगा वो होगा विकास के लिए। दोस्तों जब भी कोई बीज अंकुरित होता है, अर्थात जब किसी बीज का अंकुरण होता है तो अंकुरण के समय ऑक्सीजन की आवश्यकता अर्थात श्वसन की आवश्यकता विकास के लिए होती है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, आप सभी याद रखेंगे, ताकि बीज से पौधा निकल सके, ताकि बीज अंकुरित हो सके, ताकि बीज का विकास हो सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं।
इसमें कहा गया है निम्न में से कौन सा कारक श्वसन की दर को घटाता है, बताइए। इन चारों में से ऐसा कौन सा कारक है जो श्वसन की दर को घटाता है? उच्च तापमान, अधिक नमी, ऑक्सीजन की कमी या मध्यम पीएच? राइट आंसर बताएंगे। 187 का सही आंसर होगा हमारा ऑक्सीजन की कमी। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि श्वसन की क्रिया का संपादन ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होता है। अगर बाबू हमारे शरीर को या फिर जंतुओं के शरीर को या फिर पादपों के शरीर को पर्याप्त मात्रा में बिल्कुल भी ऑक्सीजन गैस नहीं मिलेगी तो ऐसी स्थिति में श्वसन की जो दर होगा वो घट जाएगा। बात आया समझ में? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन की कमी। क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की कमी के कारण ही हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। तो 187 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप सभी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं अगले नंबर के सवाल में। इसमें कहा गया है माइटोकॉन्ड्रिया की कौन सी परत एटीपी निर्माण से जुड़ी होती है? आप सभी को हमारे शरीर के कोशिकांग या फिर पादप जगत के शरीर के कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया की उस परत का नाम बताना है जो एटीपी निर्माण से जुड़ी होती है। आपके ऑप्शन है बाहरी झिल्ली, आंतरिक झिल्ली, मैट्रिक्स या क्रिस्टे। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा बाबू? 188 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्रिस्टे। क्या होगा? क्रिस्टे। 188 का बिल्कुल सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। तो आप सभी याद रखेंगे, ठीक है। 188 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्रिस्टे। क्रिस्टे ही एटीपी निर्माण से जुड़ी होती है। यह क्रिस्टे कहाँ होता है? तो दोस्तों यह क्रिस्टे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, याद रखेंगे। जिस प्रकार से हमारे शरीर के कोशिकांग में माइटोकॉन्ड्रिया होता है अर्थात हमारे शरीर के कोशिका में कोशिकांग के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक इसी प्रकार से दोस्तों पेड़ पौधों में भी उनके कोशिकांग के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया होता है और माइटोकॉन्ड्रिया के कारण ही एटीपी अणुओं का निर्माण होता है, ठीक है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का घर कहा जाता है। आप लोग ये मत समझना कि जंतुओं के शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया होता है और बिल्कुल भी पेड़ पौधों के शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। दोस्तों पेड़ पौधों के शरीर में भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है, याद रखेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं अगले नंबर के सवाल में। देखिए यहाँ पर अगला जो सवाल है इसमें क्या बताया गया है? अगला सवाल है पादपों में किस स्थिति में अवायवीय श्वसन सक्रिय हो जाता है? बताइए। पादपों में पेड़ पौधों में किस स्थिति में अवायवीय श्वसन सक्रिय हो जाता है? पर्याप्त प्रकाश होने पर, जल की अधिकता होने पर, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता में? तो 189 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। दोस्तों ऐसा जो परिस्थिति है वो जंतुओं के शरीर में भी होता है। अगर जंतुओं के शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाए, ऑक्सीजन बिल्कुल भी हमारे शरीर को पर्याप्त रूप से ना मिल पाए तो दोस्तों ऐसे में अवायवीय श्वसन का संपादन होगा और लैक्टिक अम्ल का निर्माण होगा। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। जब भी हमारे शरीर में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति नहीं हो पाती या फिर पेड़ पौधों के शरीर में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति नहीं हो पाती तो दोस्तों ऐसी स्थिति में अवायवीय श्वसन का संपादन होता है, अवायवीय श्वसन क्रिया संपादित होती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप सभी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है इसमें पादपों की कौन सी संरचना गैसों के आदान प्रदान में सहायक होती है? क्यूटिकल, रंध्र, क्लोरोप्लास्ट या फ्लोएम? सही आंसर क्या होगा आप सभी बताएंगे। दोस्तों जो क्यूटिकल है ना, क्यूटिकल इसी को हिंदी में कहा जाता है बातरंध्र। क्या कहा जाता है? बातरंध्र। दोस्तों पेड़ पौधों के जो आप सख्त जड़ें देखते हैं, पेड़ पौधों के जो भी आप सख्त जड़ देखते हैं, जो कठोर आप जड़ देखते हैं, कठोर जो आप तना देखते हैं, उस तना पर छोटे छोटे रंध्र होते हैं। उन्हीं रंध्रों को कहा जाता है बातरंध्र। अंग्रेजी में इसका नाम है क्यूटिकल। आप लोगों से पूछा गया है 190 नंबर में पादपों की कौन सी संरचना गैसों के आदान प्रदान में सहायक होती है? तो 190 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि रंध्र। क्या होगा? रंध्र। आप सभी याद रखेंगे।
यहाँ पर रंध्र दिया है तो आप लोग रंध्र को ही समझ कर रखना। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आप सभी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर 191 नंबर के सवाल में, ग्लूकोज के एक अणु से पूर्ण वायवीय श्वसन में उत्पन्न एटीपी की अधिकतम संख्या क्या है? बाबू, जब भी ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जब ग्लूकोज का विखंडन पूर्ण रूप से हो जाता है तो पूर्ण रूप से होने के बाद एटीपी अणुओं का निर्माण कितना होता है? कितने संख्या में एटीपी अणु बनते हैं? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि वायवीय श्वसन का जो पहला चरण होता है वो होता है अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज आंशिक रूप से ऑक्सीकृत होता है और 3 कार्बन वाले 2 अणु पाइरूवेट का निर्माण करता है। इसमें केवल और केवल 2 अणु एटीपी का निर्माण होता है, यानी कि ज़्यादा मात्रा में बिल्कुल भी ऊर्जा मुक्त नहीं होती। लेकिन जब पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, पाइरूवेट पूर्ण रूप से टूट जाता है, अर्थात ग्लूकोज का जब पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण हो जाता है तो दोस्तों ऐसी स्थिति में एटीपी अणुओं का ज्यादा मात्रा में निर्माण होता है। एटीपी अणुओं की संख्या अधिकतम हो जाती है। कितनी होती है? तो दोस्तों आप सभी याद रखेंगे 36। कितनी? 36 है। यहाँ पर 191 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, आप सभी याद रखेंगे। तो बाबू आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया 191 का? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, ऐसे दोस्तों 38 कहा जाता है, 38 कहा जाता है, लेकिन आप 36 ही समझ कर रखना। ठीक है, 36 बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और नहीं तो कहीं कहीं किताब में 38 भी दिया रहता है। अगर किसी किताब में 36 के स्थान पर 38 दिया रहेगा तो आप लोग बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, क्योंकि 36 और 38 के बीच में ही एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। समान रूप से हम सभी 36 ही लेकर चलेंगे। कितना? 36। ठीक है, आइए यहाँ पर हम सभी अगले प्रश्न पर आते हैं। बस आप इतना समझना ना बाबू, पेड़ पौधा हो या जंतु हो, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होगा। हालांकि पेड़ पौधों के पत्तियों में भोजन का निर्माण होता है, हालांकि पेड़ पौधों के पत्तियों में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट दोस्तों फ्लोएम ऊतक के द्वारा पेड़ पौधों के सभी भागों में पहुंचाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पेड़ पौधों के सभी भाग ही कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं वही दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के कारण कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है, अर्थात भोजन बनाती है, और फ्लोएम ऊतक के द्वारा भोजन को पेड़ पौधों के सभी भागों में पहुंचाया जाता है। और जब कार्बोहाइड्रेट, जब ग्लूकोज पेड़ पौधों के सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाता है दोस्तों फ्लोएम ऊतक की सहायता से, तो दोस्तों कोशिका के अंदर ही ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। कोशिका के अंदर ही ग्लूकोज पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत होता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अगले नंबर के सवाल में। यहाँ पर अगला जो सवाल है इसमें बात करते हैं बाबू। चलिए देखिए, भोजन के स्थानांतरण के लिए, ध्यान से समझना, पेड़ पौधों में बाबू भोजन के स्थानांतरण के लिए और पानी के स्थानांतरण के लिए पानी और खनिज लवण, ठीक है, जल और जल में घुले हुए खनिज लवण के स्थानांतरण के लिए, और साथ ही पेड़ पौधों के पत्तियों में बनने वाले भोजन के स्थानांतरण के लिए परिवहन तंत्र होते हैं। लेकिन बिल्कुल भी गैसों के आदान प्रदान के लिए पेड़ पौधों में परिवहन तंत्र नहीं होते हैं। जिस प्रकार से दोस्तों हमारे शरीर में गैसों के आदान प्रदान के लिए रक्त होता है परिवहन तंत्र के रूप में, ऐसा बिल्कुल भी पेड़ पौधों में नहीं होता। पेड़ पौधों में गैसों के विनिमय के लिए, गैसों के परिवहन के लिए बिल्कुल भी परिवहन तंत्र नहीं होता। केवल और केवल जल एवं खनिज लवण के परिवहन के लिए और भोज्य पदार्थों के परिवहन के लिए ही परिवहन तंत्र होता है, जिसे हम जाइलम और फ्लोएम के नाम से जानते हैं। जाइलम दोस्तों जल पहुंचाने का काम करता है और फ्लोएम भोज्य पदार्थों को पहुंचाने का काम करता है पेड़ पौधों के सभी भागों में। ठीक है, बात आया समझ में? चलिए अब हम बात करते हैं अगले नंबर के सवाल में। यहाँ पर अगला सवाल है, श्वसन के दौरान सबसे पहले कौन सा चक्र होता है? श्वसन के दौरान सबसे पहले कौन सा चक्र होता है? तो ग्लाइकोलाइसिस, आप सभी जानते हैं श्वसन के दौरान सबसे पहला चक्र ग्लाइकोलाइसिस वाला होता है, और यह चक्र अवायवीय श्वसन में संपादित होता है, क्योंकि इस चक्र में बिल्कुल भी ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता नहीं होती। तो राइट आंसर क्या होगा 192 का? 192 का सही आंसर होगा हमारा
ऑप्शन नंबर सी आप सभी याद रखेंगे। ठीक है, ग्लूकोज का पायरूवेट में टूटना ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है और पायरूवेट का ग्लूकोज में निर्मित होना ग्लाइकोजोन कहलाता है। याद रखिएगा, मैंने क्या बताया, मैंने आप सभी को यह बताया दोस्तों कि ग्लूकोज अणु का 3 कार्बन वाले 2 अणु पायरूवेट में टूटने की क्रिया ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है और 3 कार्बन वाले 2 अणु पायरूवेट का फिर से ग्लूकोज में निर्मित होने की क्रिया ग्लाइकोजोन कहलाती है। बात आया समझ में। ग्लाइकोलाइसिस क्या करता है, ग्लाइकोलाइसिस दोस्तों ग्लूकोज को तोड़ता है पायरूवेट में और जो ग्लाइकोलोजेन होता है, ग्लाइकोजोन जो होता है, लोजेन ना, जो ग्लाइकोजेन होता है वो क्या करता है कि पायरूवेट को पुनः से संचित कर देता है ग्लूकोज में। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। यहाँ पर अगला प्रश्न है बाबू, देखिए क्या बताया गया है अगले प्रश्न में। पादपों की किस कोशिकीय संरचना को शक्ति ग्रह कहा जाता है, बताइए। पादपों की, पेड़ पौधों की किस कोशिकीय संरचना को शक्ति ग्रह कहा जाता है? तो सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। जिस प्रकार से जंतुओं के शरीर का शक्ति ग्रह, ऊर्जा ग्रह, विद्युत ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक इसी प्रकार से दोस्तों पादप जगत में आने वाले पेड़ पौधों के शरीर के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया ही ऊर्जा का घर होगा, शक्ति का घर होगा। तो राइट आंसर 193 का हमारा हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी आप सभी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, ग्लाइकोलाइसिस में कौन सा यौगिक अंत में बनता है? ग्लाइकोलाइसिस में सबसे अंत में कौन सा यौगिक बनता है? तो मैंने आप लोगों को बता चुका है दोस्तों कि ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में ग्लूकोज के 10 चरण होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में ग्लूकोज के कितने चरण होते हैं? तो 10 चरण। 10 चरण के बाद ही दोस्तों 3 कार्बन वाले 2 अणु पायरूवेट का निर्माण होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस में जो सबसे अंत में यौगिक बनता है उसका नाम है पायरूवेट, यानी कि पायरूविक अम्ल, जिसका अणु सूत्र होता है C3H4O3। जिन बच्चों को पायरूवेट का अणु सूत्र पता नहीं होगा वे बच्चे याद रख लेंगे। पायरूवेट का अणु सूत्र क्या होता है? C3H4O3, यानी कि एक अणु ग्लूकोज 3 कार्बन वाले 2 अणु पायरूवेट में टूट जाता है और 2 ATP ऊर्जा मुक्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल भी मुक्त नहीं होती, आप सभी याद रखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण नहीं होता और साथ ही जल का भी निर्माण नहीं होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं बाबू। यहां पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर अगला प्रश्न है, एटीपी बनने की अंतिम प्रक्रिया होती है। एटीपी बनने की अंतिम प्रक्रिया कौन होती है? मैंने आप लोगों को बताया था ना, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए, ग्लूकोज का पूर्ण विघटन के लिए दोस्तों 4 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। 4-5 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। पहला है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा है इलेक्ट्रॉन चेन, नहीं पहला है ग्लाइकोलाइसिस, हाँ ठीक है, पहला ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा है दोस्तों इलेक्ट्रॉन यानी कि लिंक रिएक्शन, लिंक रिएक्शन समझना, ठीक है। पहला ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा लिंक रिएक्शन, तीसरा क्रेब्स चक्र और चौथा होता है दोस्तों ETC। 4 होते हैं विभाग, 4 होते हैं भाग, आप लोग याद रखेंगे। तो पूछा गया है एटीपी बनने की अंतिम प्रक्रिया होती है तो ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन, यानी कि इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला। राइट आंसर यहाँ पर होगा हमारा ETC, यहाँ पर ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यही होता है लास्ट प्रक्रिया। इसके बाद दोस्तों ग्लूकोज 36 ATP अणुओं के रूप में परिवर्तित हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, पादपों में श्वसन से उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग होता है, बताइए। पादपों में श्वसन से उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग किस में होता है? भोजन बनाने में, विकास विभाजन हुए कार्य में, प्रकाश संश्लेषण में या रंध्र खोलने में, बताइए। श्वसन से उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग किस में होता है? तो दोस्तों श्वसन से उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग विकास के लिए होता है, पौधों के शारीरिक विकास के लिए होता है। पौधों में जो भी कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं को जीवित रहने के लिए होता है। पौधों के अंदर जितने भी दोस्तों तंत्र होते हैं उन तंत्रों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए होता है। तो राइट आंसर 196 का होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, विकास विभाजन हुए कार्य के लिए, यानी कि पौधों के शारीरिक विकास के लिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर अगला प्रश्न है,
किण्वन के दौरान बनने वाला उत्पाद क्या होता है? किण्वन के दौरान बनने वाला उत्पाद कहलाता है एथेनॉल। क्या कहलाता है? एथेनॉल। एथेनॉल का निर्माण जब होता है ना तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का भी निर्माण होता है और इस स्थिति में 2 ATP अणु का निर्माण होता है। ऐसी क्रिया होती है दोस्तों सूक्ष्म जीवों में। ठीक है, सूक्ष्म जीवों में क्या होता है कि अवायवीय श्वसन के प्रक्रिया में एथेनॉल का निर्माण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है और ऊर्जा के रूप में सूक्ष्म जीवों को 2 ATP अणु प्राप्त होती है, अर्थात वे ऊर्जा 2 ATP अणु से प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों कहा गया है कि किण्वन के दौरान बनने वाला उत्पाद क्या होता है? तो सही आंसर यहाँ पर होगा एथेनॉल, जिसका अणु सूत्र होता है C2H5OH। क्या होता है? C2H5OH। सही आंसर होगा 197 का हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, श्वसन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन को कौन सा यौगिक स्वीकार करता है? श्वसन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन को कौन सा यौगिक स्वीकार करता है? ADP, CO2, NAD+ या फिर O2? सही आंसर बताइए। सही आंसर होगा यहाँ पर दोस्तों हमारा क्या? यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑक्सीजन, यानी कि O2। बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को आप सभी समझ कर रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कहा गया है एटीपी किसका स्रोत है? ऊष्मा का, ऊर्जा का, गैस का या वसा का? बताइए तो एटीपी किसका स्रोत है? तो सही आंसर होगा ऊर्जा का, क्योंकि एटीपी से ही ऊर्जा की प्राप्ति होती है, एटीपी में ही ऊर्जा संचित रहता है। तो सही आंसर होगा 199 का हमारा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों एटीपी में ऊर्जा संचित रहने के कारण ही एटीपी को कहा जाता है ऊर्जा का मुद्रा। अगर प्रश्न आए कि ऊर्जा का मुद्रा किसे कहा जाता है तो आप सभी बिल्कुल भी माइटोकॉन्ड्रिया मत बताना, बल्कि आप सभी एटीपी बताना, क्योंकि जो ऊर्जा का घर होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ऊर्जा उत्पादन का स्थान उपलब्ध कराता है कौन? तो माइटोकॉन्ड्रिया, ना कि दोस्तों ऊर्जा को वह उत्पादित करता है। ऊर्जा उत्पादन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया स्थान उपलब्ध कराता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का घर कहा जाता है। लेकिन जिसमें ऊर्जा होती है उसे एटीपी कहा जाता है, इसलिए एटीपी को ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। ठीक है, ऊर्जा का मुद्रा कहा जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 199 के बाद आते हैं 200 नंबर के सवाल में। 200 नंबर सवाल में कहा गया है जड़ों में गैसों का प्रवेश होता है कैसे? बताइए जड़ों में गैसों का प्रवेश कैसे होता है? दोस्तों जड़ों में गैसों का जो प्रवेश होता है वो होता है वायु संवहनी ऊतक द्वारा। 200 का सही आंसर हमारा क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी। बाबू पेड़ पौधों के जो जड़ें होते हैं उनके साथ जुड़े होते हैं पतले पतले मूल रोम। ठीक है, आप देखे होंगे जिसको आप भोजपुरिया में सोर कहते होंगे, सोर वाइट कलर का रहता है। ठीक ना, पतले पतले रोम जुड़े रहते हैं, पतले पतले रोम संयुक्त रहते हैं जिन्हें कहा जाता है बाबू मूल रोम। ठीक है, पौधों के जड़ों के साथ जब मूल रोम संयुक्त रहते हैं तो इन मूल रोमों में बाबू क्या होता है कि ऑक्सीजन गैस विसरण क्रिया के द्वारा प्रवेश करती है और फिर यही ऑक्सीजन गैस जड़ों में प्रवेश करके ऐसे स्थानों पर जाती है जहां पर ऑक्सीजन की कमी है, अर्थात जड़ों के अंदर जो भी कोशिकाएं हैं, पेड़ पौधों के जो भी कोशिकाएं हैं वहां तक ऑक्सीजन पहुंचती है। ठीक है, तो सही आंसर होगा वायु संवहनी ऊतक द्वारा। क्या होगा? वायु संवहनी ऊतक द्वारा। वायु संवहनी ऊतक के रूप में कौन काम करता है? तो मूल रोम, याद रखेंगे। ठीक है, जो पतले पतले होते हैं व्हाइट कलर के। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों इन्हें ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? इन्हें ऑक्सीजन मिलता है मिट्टी के रिक्त स्थानों में स्थित वायु से। दोस्तों पेड़ पौधे के जो मूल रोम होते हैं, पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं वो होती हैं मिट्टी के अंदर, मिट्टी के आंतरिक भाग में। और दोस्तों मिट्टी के आंतरिक भाग में जब मूल रोम होते हैं, पेड़ पौधों की जड़ें होते हैं, तो मिट्टी के रिक्त स्थान में जहाँ जहाँ पर मिट्टी में स्पेस होता है, जहाँ जहाँ पर मिट्टी में खाली स्थान होता है, तो वहाँ पर वायु भरी होती है और उसी वायु से जो ऑक्सीजन है वो विसरण क्रिया के द्वारा पेड़ पौधों की जड़ों के मूल रोम में प्रवेश कर जाता है और धीरे धीरे पेड़ पौधों की जड़ों में घुसकर उनके कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। तो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं।
अगला प्रश्न है श्वसन की कौन सी अवस्था साइट ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन कहलाती है? बताइए, श्वसन की कौन सी अवस्था साइट ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन कहलाती है? क्रेब्स चक्र, ग्लाइकोलाइसिस, एटीसी या फिर पायरूवेट ऑक्सीकरण? 201 का सही आंसर बताएंगे। 201 का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर हमारा होगा बाबू ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 202 नंबर के सवाल में वायवीय श्वसन की तुलना में अवायवीय श्वसन में एटीपी उत्पादन समान होता है, अधिक होता है, कम होता है या नहीं होता? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि वायवीय श्वसन की तुलना में अवायवीय श्वसन में एटीपी का उत्पादन बहुत ही कम होता है। कम नहीं होता, बहुत ही कम होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का सही आंसर होगा कम होता है, केवल कम होता है। नहीं होता तो गलती होगा, नहीं होता बिल्कुल भी नहीं होगा, होता है, कम होता है लेकिन होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आइए चलिए यहाँ पर अगले प्रश्न पर आते हैं। कहा गया है बाबू एटीपी के निर्माण में कौन सा एंजाइम कार्य करता है? एटीपी के निर्माण प्रक्रिया में कौन सा एंजाइम कार्य करता है? आपको उस एंजाइम का नाम बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा क्या होगा? एटीपी एज, आरएनए पॉलीमरेज, डिहाइड्रोजनेज या एटीपी सिंथेस। तो 203 का सही आंसर होगा हमारा एटीपी सिंथेस। आपने पहले भी जाना होगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, याद रखेंगे। एटीपी सिंथेस एंजाइम के द्वारा ही एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में हो पाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 204 नंबर में क्रेब्स चक्र को किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? बाबू क्रेब्स चक्र को खोज करने वाले, क्रेब्स चक्र का पता करने वाले कौन से वैज्ञानिक हैं? तो उनका नाम है हंस क्रेब्स, जिसके बारे में आप सभी पहले जान चुके हैं। ठीक है, क्या नाम है? हंस क्रेब्स। इन्हीं के नाम पर इस चक्र को क्रेब्स चक्र के नाम से जाना जाता है। पायरूवेट के बाद जो चक्र होता है, पायरूवेट के बाद होता है लिंक रिएक्शन, लिंक रिएक्शन के बाद जो चक्र होता है उस चक्र को कहा जाता है क्रेब्स चक्र। बात आया समझ में? चलिए, इसके खोजकर्ता कौन है? तो हंस क्रेब्स, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें कहा गया है वायवीय श्वसन में अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है? वायवीय श्वसन में अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही बताना है। बताइए तो अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है? एटीपी, एनएडीएच, एफएडीएच2 या ऑक्सीजन? तो 205 का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आप सभी याद रखेंगे, यानी कि O2। अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन होता है? तो ऑक्सीजन। 205 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट सवाल है जड़ें श्वसन हेतु ऑक्सीजन प्राप्त करती है कहाँ से? तो बाबू मैंने आप लोगों को बताया अभी, जो जड़ों के मूल रोम होते हैं, पेड़ पौधों के जड़ों के जो मूल रोम होते हैं वो होते हैं मिट्टी के आंतरिक भाग में। मिट्टी के अंदर, मिट्टी के रिक्त स्थानों में वायु भरी होती है और उसी वायु से जो ऑक्सीजन गैस होता है वो बाबू विसरण क्रिया के द्वारा पेड़ पौधों के मूल रोम में प्रवेश कर जाता है और मूल रोम से होते हुए ऑक्सीजन पेड़ पौधों के कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? कहा गया है जड़ें श्वसन हेतु ऑक्सीजन प्राप्त करती है कैसे? तो मिट्टी में घुलित गैसों से। कैसे? तो मिट्टी में घुलित गैसों से, अर्थात तो मिट्टी के बीच जो रिक्त स्थान होते हैं वहाँ पर जो वायु भरे होते हैं तो उसी वायु से मिट्टी के जड़ों के मूल रोमों को ऑक्सीजन गैस की प्राप्ति होती है। किसके द्वारा? तो दोस्तों विसरण क्रिया के द्वारा। ठीक है, विसरण क्रिया के द्वारा वायु में से ऑक्सीजन निकलकर, ऑक्सीजन छनकर मूल रोम में प्रवेश कर जाता है और मूल रोम में आने वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी दोस्तों विसरण क्रिया के द्वारा बाहर निकलकर वायु में घुल जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न है श्वसन में उपयोग होने वाली सबसे पहली चीज क्या होती है? बताइए, श्वसन में उपयोग होने वाली सबसे पहली चीज क्या होती है? एटीपी, एनएडीएच, ग्लूकोज या जल? तो 207 का सही आंसर आप सभी बताएंगे। 207 का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्लूकोज। क्या होगा? ग्लूकोज, याद रखेंगे। ठीक है, श्वसन में उपयोग होने वाली सबसे पहली चीज ग्लूकोज है। बिना ग्लूकोज के आप ना अवायवीय श्वसन कर सकते हैं और ना ही वायवीय श्वसन कर सकते हैं। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों वो निर्भर करता है ग्लूकोज पर। जब तक ग्लूकोज हमारे शरीर के कोशिकाओं तक नहीं जाएगा या पादप शरीर के कोशिकाओं तक नहीं पहुंचेगा तब तक बिल्कुल भी ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए दोस्तों
श्वसन क्रिया में उपयोग होने वाली पहली जो चरण है, पहला जो चीज़ है वो है ग्लूकोज। चरण नहीं, चीज़ बोलेंगे, कोई वस्तु बोलेंगे, ठीक है। यह वस्तु है कौन? तो ग्लूकोज, ठीक है, जिसमें भोजन का जो मात्रा है, भोजन की जो ऊर्जा है वो संचित रहती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। तो 208 नंबर के सवाल में कहा गया है बाबू, 208 नंबर सवाल है, पादपों में रात्रि के समय श्वसन और प्रकाश संश्लेषण की स्थिति क्या होती है? पादपों में रात्रि के समय श्वसन और प्रकाश संश्लेषण की स्थिति क्या होती है? तो दोस्तों केवल और केवल श्वसन होती है, ठीक है। रात में बिल्कुल भी पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पेड़ पौधों में, पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का संपादन होने के लिए चाहिए सूर्य का प्रकाश। जब तक सूर्य का प्रकाश पादपों को नहीं मिलेगा, पेड़ पौधों के पत्तियों को नहीं मिलेगा, तब तक बिल्कुल भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का संपादन नहीं होगा। तो दोस्तों जब रात हो जाता है, जब रात्रि का पहर आता है, रात्रि का समय आता है, तो बिल्कुल भी पेड़ पौधों को, वृक्षों को बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं, सूर्य का प्रकाश ना, ऑक्सीजन तो 24 घंटा मिलता है भैया, सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता है। सूर्य का प्रकाश ना मिलने के कारण ही जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं कि बिल्कुल भी रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का संपादन नहीं करते हैं, ठीक है। तो सही आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, केवल श्वसन होता है। रात में क्या होता है? केवल श्वसन क्रिया के द्वारा रात में जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। और अगर हम बात करें दिन का, तो दोस्तों दिन में जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं कि ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते इसलिए हैं क्योंकि दोस्तों अगर वे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ना लें तो उनका बिल्कुल भी भोजन नहीं बनेगा, क्योंकि भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आवश्यकता होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। इसीलिए पेड़ पौधे क्या करते हैं कि पत्तियों के माध्यम से वायुमंडल से क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ठीक है, खींचते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में कौन सा कारक श्वसन को सीधे प्रभावित करता है? सीधे प्रभावित करने वाला कौन सा कारक है बताइए? तो श्वसन को सीधे प्रभावित करने वाला कौन सा कारक है? तो 209 का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तापमान। याद रखेंगे, तापमान कम होगा तो श्वसन कम होगा, तापमान तेजी से होगा, यानी कि तापमान अगर तेज रहेगा तो श्वसन की क्रिया भी तेज होगी, ठीक। तो सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी याद रखेंगे। चलिए फटाफट आते हैं अगले सवाल पर। इसमें कहा गया है बाबू, निम्न में से कौन सा गैस पादपों द्वारा श्वसन में छोड़ा जाता है? बताइए, पादपों के द्वारा श्वसन में छोड़ा जाने वाला गैस कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। जिस प्रकार से हम सभी बाबू कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, ठीक इसी प्रकार से पेड़ पौधे भी श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हाँ, रात में छोड़ते हैं, लेकिन दिन की बात करें तो दिन में दोस्तों वे क्या करते हैं कि ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। बात को ध्यान से आप लोग समझना, ठीक है बाबू। देखिए, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का संपादन होता है वो होता है दिन के समय, क्योंकि दिन के समय ही पेड़ पौधों के पत्तियों को सूर्य का प्रकाश मिलता है। बिना सूर्य के प्रकाश के बिल्कुल भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का संपादन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो दोस्तों जब पेड़ पौधों के पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का संपादन होता है तो उस स्थिति में दोस्तों श्वसन क्रिया के द्वारा मुक्त होने वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या करते हैं कि पेड़ पौधे अपने प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रयोग में ले लेते हैं। जब श्वसन क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है तो यही कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों पेड़ पौधे अपने भोजन बनाने के लिए प्रयोग में ले लेते हैं। और जब भोजन बनाने के लिए प्रयोग में लेते हैं तो दोस्तों भोजन के बाद क्या होता है? भोजन के बाद बनता है हमारा ऑक्सीजन। देखिए, जब भोजन बन जाएगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड जल और सूर्य के प्रकाश से क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब भोजन का बाबू निर्माण हो जाएगा, ठीक है,
जब भोजन का निर्माण होगा, ग्लूकोज का जब निर्माण होगा तो ग्लूकोज के साथ साथ ऑक्सीजन गैस का भी निर्माण होगा। तो दोस्तों जब ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है तो दोस्तों इसमें से छोटा ही मात्रा क्या करते हैं कि पेड़ पौधे अपने श्वसन के लिए लेते हैं, श्वसन क्रिया संपादन के लिए लेते हैं। ठीक है, श्वसन क्रिया के संपादन के लिए बहुत ही छोटा मात्रा ही दिन में, रात में ना, दिन में बहुत ही छोटा मात्रा ही क्या करते हैं, लेते हैं। कौन? तो पेड़ पौधों की पत्तियां। बात है समझ में। और बाकी का जो शेष ऑक्सीजन होता है, बाकी का ऑक्सीजन का जो शेष मात्रा होता है वो पत्तियों के रंध्रों के द्वारा बाहर निकल जाता है और हम समझते हैं कि पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन गैस देते हैं। आप लोगों को अगर बहुत ही अच्छे से समझना है तो मैंने आप लोगों को अपने चैनल पर पढ़ा रखा है, आप लोग जाइए देखिए वीडियो को, सारा चीज़ें समझ में आएगा। समझ में आ गया ना मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूँ? ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, पादपों में रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? गैसों का विनिमय करना। क्या करना? गैसों का विनिमय करना, गैसों को लेना और गैसों को देना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेना और ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालना, या फिर ऑक्सीजन गैस को बाहर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालना। तो 211 का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, गैसों का विनिमय। अगला प्रश्न है यहाँ पर बाबू, श्वसन में उत्पन्न ऊर्जा कोशिका में किस रूप में संग्रहित रहती है? बताइए, श्वसन में उत्पन्न ऊर्जा कोशिका में किस रूप में संग्रहित रहती है? तो दोस्तों सही आंसर होगा ग्लूकोज, ग्लूकोज के रूप में संग्रहित रहती है। तो राइट आंसर 212 का होगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी। श्वसन में उत्पन्न ऊर्जा कोशिका में किस रूप में संग्रहित रहती है बाबू? श्वसन क्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा। तो सही आंसर होगा एटीपी, ग्लूकोज नहीं होगा, क्या होगा? एटीपी, एटीपी के रूप में संचित रहती है, आप सभी याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, ग्लाइकोलाइसिस कितने चरणों में पूरी होती है? तो मैंने आप लोगों को बताया है बाबू कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में 10 चरण आते हैं। 10 चरण का जो लास्टवा चरण है वो है पायरूवेट। लास्ट चरण में ही पायरूवेट अणु का निर्माण होता है। तो अगर आपसे प्रश्न किया गया है कि ग्लाइकोलाइसिस कितने चरणों में पूरी होती है तो आप बताना 10। कितना? 10। 213 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, आप सभी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर बाबू, देखिए 214 नंबर सवाल है, पादपों में श्वसन में प्रयुक्त होने वाला ग्लूकोज कहाँ से आता है? पादपों में श्वसन में प्रयुक्त होने वाला जो ग्लूकोज है वो कहाँ से आता है बाबू? श्वसन क्रिया में क्या चाहिए? श्वसन क्रिया में ग्लूकोज चाहिए, सबसे पहला पदार्थ ग्लूकोज ही चाहिए, क्योंकि जब तक ग्लूकोज का ऑक्सीकरण नहीं होगा तब तक बिल्कुल भी ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगी। तो पूछा गया है कि पादपों में श्वसन में प्रयुक्त होने वाला ग्लूकोज कहाँ से आता है? तो भैया पेड़ पौधों के पत्तियों से, क्योंकि पेड़ पौधों के पत्तियों में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के कारण जब पेड़ पौधों के पत्तियों में भोजन बनता है तो उस भोजन को फ्लोएम उत्तक के पेड़ पौधों के सभी भागों में पहुंचाता है, सभी अंगों में पहुंचाता है, पेड़ पौधों के सभी कोशिकाओं तक वितरित करता है। बात है समझ में? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर 214 का ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश संश्लेषण से। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण से, क्योंकि दोस्तों प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा ही ग्लूकोज का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, पादपों में श्वसन की सबसे धीमी गति होती है? पादपों में श्वसन की सबसे धीमी गति कब होती है? ठंडी जलवायु में, गर्म जलवायु में, आर्द्रता में या तेज हवा में? तो राइट आंसर 215 का हमारा होगा बाबू ऑप्शन नंबर ए, ठंडी जलवायु में, क्योंकि ठंडी जलवायु में बिल्कुल भी पेड़ पौधों को पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा नहीं मिल पाती, पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता, जिसके कारण पादपों में श्वसन की क्रिया धीमी हो जाती है और साथ ही साथ प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो भी धीमी हो जाती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के संपादन में किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो सूर्य के प्रकाश की। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठंडी जलवायु में, याद रखेंगे। 215 नंबर हो गया। अब आइए हम बात करते हैं 216 नंबर के सवाल में। पादपों में क्रेब्स चक्र कहाँ पर होता है? बताइए, 216 का राइट आंसर बताएंगे आप सभी। बताइए तो, क्लोरोप्लास्ट में, साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में या नाभिक में? जल्दी जल्दी बताइए।
बताइए फटाफट, जल्दी जल्दी बताएंगे आप सभी। पादपों में क्रेब्स चक्र कहाँ पर होता है? तो भैया माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्रेब्स चक्र होता है। तो 216 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। कहा गया है बाबू, ग्लाइकोलाइसिस की खोज किसने की थी? ग्लाइकोलाइसिस वाली जो प्रक्रिया है उसकी खोज करने वाले कौन थे? तो राइट आंसर यहाँ पर 217 का क्या होगा? 217 का सही आंसर होगा एम्बडेन और मेयरहॉफ। क्या होगा? एम्बडेन। ठीक है, एम्बडेन और मेयरहॉफ, एम्बडेन और मेयरहॉफ ने ग्लाइकोलाइसिस वाली प्रक्रिया का खोज किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, श्वसन के समय कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो आप सभी को पता है बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही श्वसन क्रिया के दौरान बाहर निकलती है। किस रूप में? तो दोस्तों वर्ज्य पदार्थ के रूप में, वर्ज्य गैस के रूप में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 219 नंबर में, एक बीज अंकुरित होते समय सबसे पहले क्या करता है? जब बाबू मिट्टी के अंदर एक बीज अंकुरित होता है तो सबसे पहले वो क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, नाइट्रोजन अवशोषण या बाष्पोत्सर्जन। तो राइट आंसर 219 का क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि श्वसन। सबसे पहले वो श्वसन करता है, क्योंकि जब बीज मिट्टी के अंदर रहेंगे तो सूर्य का प्रकाश बिल्कुल भी मिट्टी के अंदर तो नहीं जाएगा। जब मिट्टी के अंदर बीज रहेगा तो बाबू, जब सूर्य का प्रकाश मिट्टी के अंदर नहीं जाएगा तो उसमें बिल्कुल भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। अगर सूर्य का प्रकाश मिट्टी के अंदर चल भी जाता है तो भी नहीं होगा, क्योंकि बीज के पास बिल्कुल भी हरी पत्ती नहीं है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के संपादन के लिए हरी पत्ती का होना बहुत ही आवश्यक है। उस हरी पत्ती में क्लोरोप्लास्ट का होना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए जब भी कोई बीज मिट्टी में दफनाया जाता है, मिट्टी में रोप दिया जाता है, तो उस मिट्टी में बीज के साथ केवल और केवल श्वसन वाली क्रिया का ही संपादन होता है, ना कि प्रकाश संश्लेषण का। याद रखेंगे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, क्रेब्स चक्र में कौन सा अणु प्रवेश करता है? क्रेब्स चक्र में कौन सा अणु प्रवेश करता है, आपको यही बताना है। तो 220 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पायरूबिक अम्ल। पायरूबिक अम्ल प्रवेश करता है, पायरूबिक अम्ल यानी कि पायरूवेट। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एटीपी संश्लेषण के लिए कौन आवश्यक होता है? बताइए बाबू, एटीपी संश्लेषण के लिए कौन आवश्यक होता है? क्लोरोफिल, CO2, एडीपी और पीआई या विटामिन। तो 221 का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एडीपी और पीआई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा बाबू। अगला प्रश्न है 222 नंबर में, कौन सा एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया अर्थात ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण इन चारों में से कौन है? तो श्वसन। बाबू, ऊष्माक्षेपी में क्या होता है? ऑक्सीजन का संयोग होता है। और अगर आप ध्यान से देखें तो श्वसन में ग्लूकोज के साथ किसका संयोग होता है? तो दोस्तों ऑक्सीजन का ही संयोग होता है। ऑक्सीजन जब ग्लूकोज के साथ जुड़ता है, अर्थात जब ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है, तो दोस्तों यह क्रिया कहलाती है ऊष्माक्षेपी। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा हमारा श्वसन। क्या होगा? श्वसन। श्वसन ही एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि श्वसन के कारण ग्लूकोज अपने सरल अवयवों में टूट जाता है, ग्लूकोज से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो 222 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कौन सा यौगिक श्वसन के दौरान इलेक्ट्रॉन दान करता है? इलेक्ट्रॉन दान करने वाला यौगिक कौन है? आप सभी को उस यौगिक का नाम बताना है। तो सही आंसर 223 का क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, FADH2। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। यही यौगिक श्वसन के दौरान इलेक्ट्रॉन दान करने का काम करता है। अगले नंबर सवाल में आए 224 नंबर में बाबू, तो इसमें कहा गया है ATP का कार्य क्या है? बताइए फटाफट। एटीपी का कार्य, एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट का कार्य क्या है? तो सही आंसर होगा ऊर्जा प्रदान करना। एटीपी का कार्य है ऊर्जा मुक्त करना, ऊर्जा प्रदान करना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा।
225 नंबर सवाल में कहा गया है श्वसन का कौन सा चरण ऑक्सीजन पर निर्भर नहीं करता। तो दोस्तों ग्लाइकोलाइसिस वाला जो चरण है वो बिल्कुल भी ऑक्सीजन पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के ही ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया का संपादन हो जाता है। इसलिए ग्लाइकोलाइसिस को अवायवीय श्वसन में रखा जाता है। ग्लाइकोलाइसिस को किस श्वसन के अंतर्गत रखा जाता है? तो दोस्तों अवायवीय। राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। ग्लाइकोलाइसिस ही केवल ऑक्सीजन पर निर्भर नहीं होने वाली प्रतिक्रिया है, याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं 226 नंबर के सवाल में। कहा गया है माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर पाया जाता है क्रिस्टे। 226 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी क्रिस्टे, जो कि मैट्रिक्स में होता है। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कौन सा एक केवल वायवीय श्वसन में ही होता है? इन चारों में से कौन एक केवल वायवीय श्वसन में ही हो सकता है? तो राइट आंसर होगा पायरूवेट का ऑक्सीकरण। पायरूवेट का ऑक्सीकरण करना है। पायरूवेट को अगर पायरूवेट को पूर्ण रूप से विखंडित करना है, तोड़ना है, तो उसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी और साथ ही माइटोकॉन्ड्रिया की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पायरूवेट का ऑक्सीकरण केवल और केवल वायवीय श्वसन में होगा। अगर हम बात करें ग्लाइकोलाइसिस का तो बिना ऑक्सीजन का भी हो सकता है। किण्वन की बात करें तो बिना ऑक्सीजन का भी हो सकता है। एथेनॉल निर्माण का बात करें तो बिना ऑक्सीजन के भी हो सकता है। इसलिए तीनों प्रतिक्रियाएं किसमें आएंगी? तो दोस्तों अवायवीय श्वसन में आएंगी। बात आया समझ में? अब आइए 288 नंबर के सवाल में आते हैं। कहा गया है कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रक्रिया में मुक्त होती है? तो श्वसन। कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन की प्रक्रिया में मुक्त होती है। अगर बात किया जाए प्रकाश संश्लेषण तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। तो 228 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी। आप सभी याद रखेंगे श्वसन। अगला प्रश्न है श्वसन के दौरान कौन ऊर्जा को संचित करता है? तो एटीपी। आप सभी याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बी। 229 का 230 नंबर में आते हैं। 230 नंबर सवाल है क्रेब्स चक्र में कुल कितनी CO2 अणुओं का उत्सर्जन होता है? क्रेब्स चक्र में उत्पन्न होने वाले, क्रेब्स चक्र में निर्मित होने वाले CO2 अणुओं की संख्या बतानी है। तो 230 का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 4 अणु। ठीक है, यहाँ पर 4 अणु कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ये ना पूछा गया है क्रेब्स चक्र में कुल कितनी CO2 अणुओं का उत्सर्जन होता है, यानी कि निर्माण होता है? तो याद रखेंगे 4 अणु कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। अगला प्रश्न है 231 नंबर में श्वसन में NADH का कार्य करता है। श्वसन में NADH का कार्य करने वाला कौन है? तो राइट आंसर 231 का होगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में। श्वसन में NADH इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में काम करता है, यानी कि ETC के रूप में काम करता है। आप सभी याद रखेंगे। अगले सवाल पर आए तो दोस्तों इसमें पूछा गया है 232 नंबर सवाल में एक पूर्ण क्रेब्स चक्र से कुल कितने NADH बनते हैं? बताइए, एक पूर्ण क्रेब्स चक्र से टोटल कितने NADH बनते हैं? तो 232 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, 3। एक पूर्ण क्रेब्स चक्र में, यानी कि जब क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया में एक पूर्ण चक्र लग जाता है तो उस स्थिति में NADH ATP बिल्कुल भी नहीं, ATP की बात नहीं हो रही है बाबू, NADH की बात हो रही है। NADH अणुओं का निर्माण होता है 2। सही आंसर हो जाएगा 232 का हमारा ऑप्शन नंबर 2 नहीं 6 होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 233 में आते हैं। कहा गया है पादपों में, हटो ना यार, देखिए बाबू क्या बोला गया है, एक सेकेंड। कहा गया है बाबू पादपों में रात में प्रकाश संश्लेषण क्यों नहीं होता? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य की प्रकाश नहीं मिलती रात्रि में।
रात्रि में किसी भी पेड़ पौधों के हो बिल्कुल भी प्रकाश संश्लेषण के संपादन के लिए सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता, इसलिए रात में पादपों में बिल्कुल भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का संपादन नहीं होता। तो राइट आंसर 233 का क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश नहीं होता, याद रखेंगे। 234 में आते हैं फटाफट। चलिए 234 नंबर सवाल है, श्वसन की दर को मापने के लिए प्रयोग होता है। श्वसन की दर को मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो सही आंसर होगा 234 का हमारा ऑप्शन नंबर सी। आप सब याद रखेंगे, रिस्पेरोमीटर। रिस्पेरोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी प्रक्रिया सभी पादप कोशिकाओं में होती है? सभी पादप कोशिकाओं में होने वाली प्रक्रिया कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा बाबू, प्रकाश संश्लेषण। 235 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, श्वसन। प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण रात के समय रुक जाता है, सुबह के समय मंद हो जाता है, शाम के समय भी मंद हो जाता है, लेकिन जो श्वसन की क्रिया है वो बिल्कुल भी मंद नहीं होती। श्वसन की क्रिया का संपादन होते रहता है, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का संपादन रात में रुक जाता है, लेकिन बिल्कुल भी श्वसन की क्रिया रुकता नहीं है। धीरे धीरे ही हो, मंद ही हो, लेकिन होता जरूर है। 24 घंटा ही पेड़ पौधों में श्वसन की क्रिया का संपादन होता है, लेकिन 24 घंटा बिल्कुल भी पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का संपादन नहीं होता, क्योंकि दोस्तों ये सभी क्या करते हैं? ये सभी रात में भोजन नहीं बना पाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को याद रखेंगे। ठीक है, 236 नंबर सवाल में आते हैं। कहा गया है, श्वसन के समय एटीपी के निर्माण को क्या कहते हैं? श्वसन के समय एटीपी निर्माण को क्या कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 236 का हमारा ऑप्शन नंबर बी। 236 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, फास्फोराइलेशन। मैंने बता भी चुका है आप लोगों को, फास्फोराइलेशन कहलाता है। श्वसन की दर निम्न में से किससे बढ़ती है? बाबू, श्वसन की दर निम्न में से किससे बढ़ती है? तो राइट आंसर क्या होगा? 237 का। 237 का राइट आंसर होगा अधिक कार्बन डाइऑक्साइड। जब हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, तो ऐसी स्थिति में हमारे शरीर को ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन गैस चाहिए होता है, इसलिए हमारे शरीर का जो दर होता है, श्वसन दर, वो बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं। 238 नंबर सवाल में कहा गया है, बीजों में अवायवीय श्वसन होता है जब, बताइए, बीजों में अवायवीय श्वसन होता है जब जल की अधिकता हो, मिट्टी में ऑक्सीजन ना हो, प्रकाश ना हो, या अधिक नाइट्रोजन हो। तो राइट आंसर यहाँ पर 238 का क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर होगा बी। आप सब याद रखेंगे, मिट्टी में ऑक्सीजन ना हो। बीजों में अवायवीय श्वसन होता है तब जब मिट्टी में ऑक्सीजन नहीं रहता। ठीक है, क्योंकि अवायवीय श्वसन के लिए बिल्कुल भी बाबू ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए यहाँ पर अवायवीय श्वसन होगा। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखेंगे, मिट्टी में ऑक्सीजन ना हो। अगले प्रश्न पर आते हैं। अब लास्ट है, 10 गौर बच गया है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करने वाले कौन थे? तो राइट आंसर यहाँ पर 239 का होगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 239 का होगा बी, अलतमान ने किया था। अलतमान ने ही माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। तो राइट आंसर 244 का, 244 नहीं 39 का ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, पादपों में श्वसन दर सबसे अधिक किस अवस्था में होती है? तो दोस्तों वृद्ध अवस्था में कि परिपक्व अवस्था में? परिपक्व अवस्था में। 240 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी की ए, वृद्धि अवस्था में। वृद्धि अवस्था में यानी वृद्ध अवस्था में, याद रखेंगे। पादपों में श्वसन दर सबसे अधिक वृद्धि अवस्था में होती है। वृद्धि नहीं, वृद्धि अवस्था। जब पेड़ पौधे विकास कर रहे होते हैं, जब पेड़ पौधे बढ़ रहे होते हैं, जब पेड़ पौधों में नए नए पत्ते आते हैं, नए नए फल आते हैं, नए नए पुष्प आते हैं, तो उस स्थिति में ही, उस समय ही पादपों में, पादप जगत के पेड़ पौधों में श्वसन दर सबसे अधिक बढ़ जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप सभी जाकर आशीर्वाद करेंगे, जाकर आप लोग देखिए, आप लोग यहाँ पर समझ कर रखेंगे, यहाँ पर वृद्धि अवस्था। ठीक ना,
241 नंबर में आते हैं। थोड़ा सा नींद लग गया था बाबू, इसलिए थोड़ा गलती बोला गया था, ठीक ना। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका में श्वसन की अंतिम अवस्था कौन सी होती है, बताइए। पादप कोशिका में श्वसन की अंतिम अवस्था क्या होती है, तो बाबू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यही होता है अंतिम अवस्था। यहीं से 36 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है ऊर्जा के रूप में। चलिए अब हम आते हैं 242 नंबर के सवाल में। 242 नंबर सवाल में क्या पूछा गया है भाई, कहा गया है माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर उपस्थित क्रिस्टे का कार्य क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में उपस्थित जो क्रिस्टे हैं उनका कार्य क्या है, तो एटीपी संश्लेषण के लिए सतह बढ़ाना। क्या काम है, एटीपी के संश्लेषण के लिए, एटीपी के निर्माण के लिए सतह को बढ़ाना। 242 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आप सभी याद रखेंगे। 243 नंबर सवाल में कहा गया है बाबू, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट श्रृंखला में एटीपी निर्माण होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट श्रृंखला में एटीपी निर्माण होता है कहाँ से, बताइए। एटीपी और पीआई से, ठीक है। एटीपी और पीआई से ही एटीपी का निर्माण होता है। तो 243 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आप सभी याद रखेंगे। 244 नंबर में आते हैं। इसमें बाबू कहा गया है एटीपी को ऊर्जा मुद्रा किसने कहा था, डार्विन ने, लोइसन ने, लिपमैन ने या क्रेब्स ने। तो सही आंसर क्या होगा आप सभी बताएंगे। 244 का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लिपमैन ने। लिपमैन ने ही एटीपी को ऊर्जा का मुद्रा कहा था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है 245 नंबर में, पादपों में सबसे तेज श्वसन दर देखने को मिलती है। पादपों में सबसे तेज श्वसन दर देखने को मिलती है किस में, अंकुरित बीजों में, पूर्ण विकसित पत्तियों में, जड़ों में, फूलों में, किस में देखने को मिलती है, बताइए। पेड़ पौधों के किस भाग में सबसे तेज श्वसन दर देखने को मिलती है, तो पत्तियों में। सही आंसर क्या होगा, यहाँ पर पत्ती तो दिया है ना, ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण विकसित पत्तियों में, क्योंकि पत्तियों के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन गैस को, पत्तियों के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन गैस से प्राप्त हो जाती है, ठीक है। पत्तियों के माध्यम से ऑक्सीजन गैस पर्याप्त रूप से बाबू आ जाता है। जितना दोस्तों श्वसन के लिए ऑक्सीजन गैस चाहिए उतना मिल जाता है, किसके द्वारा, तो पत्तियों के द्वारा। पत्तियों में श्वसन की क्रिया अलग होती है, जड़ों में श्वसन की क्रिया अलग होती है, तनों में श्वसन की क्रिया अलग होती है। सभी भागों में श्वसन की क्रिया एक जैसी नहीं होती, याद रखेंगे। पेड़ पौधों के संपूर्ण अंगों में, सभी अंगों में, सभी भागों में एक समान श्वसन की क्रिया का संपादन नहीं होता, बल्कि अलग अलग श्वसन क्रिया का संपादन होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का संपादन केवल और केवल पेड़ पौधों के पत्तियों में ही होता है, ना कि पेड़ पौधों के संपूर्ण भाग में। ये सारा चीज़ें आप सभी समझ कर रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को नहीं, बी को सिलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न में कहा गया है कौन सा यौगिक क्रेब्स चक्र की शुरुआत करता है। क्रेब्स चक्र की शुरुआत करने वाला कौन सा यौगिक है, तो 246 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल बिल्कुल राइट आंसर होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 247 नंबर में, पादपों में NADH और FADH2 कहाँ उपयोग होते हैं, बताइए। पादपों में NADH और FADH2 कहाँ उपयोग होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस में, क्रेब्स चक्र में, ETC में या पायरूवेट ऑक्सीकरण में। तो 247 का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ETC में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन में। यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 248 नंबर में, श्वसन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन पादपों को मिलती है कहाँ से। श्वसन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन पादपों को कहाँ से मिलती है, वायुमंडल से, मिट्टी से, जल से, सभी से। मैंने बताया ना, मिट्टी के खाली स्थानों में, मिट्टी के रिक्त स्थानों में हवा भरी होती है। इसी हवा से पौधों को ऑक्सीजन गैस की प्राप्ति विसरण क्रिया के द्वारा होती है। ठीक इसी प्रकार से पेड़ पौधों के तनों में भी छोटे छोटे बात रंध्र होते हैं, छोटे छोटे रंध्र होते हैं, और उन रंध्रों के माध्यम से वायुमंडल में उपस्थित जो ऑक्सीजन गैस है वो क्या करता है कि विसरण क्रिया के द्वारा बात रंध्र से होते हुए पेड़ पौधों के आंतरिक भाग के
कोशिकाओं में चले जाते हैं। ठीक है, यानी कि आप समझ पा रहे हैं कि पेड़ पौधों के सभी भागों में, सभी अंगों में एक समान श्वसन की क्रिया का संपादन नहीं होता। किसी भाग में श्वसन क्रिया का संपादन तेजी से होता है तो किसी भाग में श्वसन क्रिया का संपादन मंद गति से होता है। ठीक है, याद रखेंगे उपरोक्त सभी वायुमंडल, मिट्टी, जल, इन सभी से ही हम ऑक्सीजन गैस प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न में आते हैं। इसमें कहा गया है कौन सा पदार्थ श्वसन का प्रारंभिक सबस्ट्रेट होता है। ऐसा कौन सा पदार्थ है जो श्वसन का प्रारंभिक सबस्ट्रेट होता है। माल्टोज, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल या फैटी एसिड। तो 249 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 250 नंबर में, पादपों में श्वसन की क्रिया किस प्रकार की है, बताइए। पादपों में अर्थात पेड़ पौधों में श्वसन की क्रिया किस प्रकार की है। तो सही आंसर होगा हमारा रासायनिक मुक्त क्रिया, यानी कि 250 का करेक्ट आंसर होगा नहीं, एंजाइम नियंत्रित क्रिया। 250 का सही आंसर क्या होगा, एंजाइम नियंत्रित प्रक्रिया। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को आपके बायोलॉजी के पहले चैप्टर जय प्रक्रम के श्वसन वाले भाग से संबंधित टोटल 70 VBI वस्तुनिष्ठ प्रश्न बता चुका है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। राधे राधे।